अशफाक अहमद को ये एजाज़ तो हासिल था कि उन्होंने तमाम आमिरों की यकसा खुशामदीद और इंतहा की टीसियाँ की, मगर जनरल ज़िया के दौर में जब ISI का सियासी सेलेक्टिव हुआ तो अशफाक अहमद, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ घुम्मन, परमजीत सिंह परवाड़ और जमात इस्लामी के अमीरुल अज़ीम वगैरह के ग्रुप ने कौन कौन से कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। जस्तजू में आज अशफाक अहमद की दास्तान हयात की चौथी किस्त में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अशफाक अहमद के बेटे के बारे में बाबा नूर वाली सरकार की पेश गोई क्यों गलत हो गई। अयूबी दौर की बरकत से चंद साल में कैसे अशफाक अहमद मॉडल टाउन में घर के मालिक बन गए। पैसों की रेल पेल जब अशफाक अहमद एक नाकाम फिल्म डायरेक्टर भी बन गए। अशफाक अहमद ने बतौर रेडियो प्रेजेंटर सियासी जर्नलों के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी। रेडियो पाकिस्तान पर चढ़दा पंजाब और पंजाबी दरबार शो का ISI से क्या ताल्लुक था। नवाज शरीफ क्यों अशफाक अहमद से शफकत फरमाते और उन्हें किस तरह सरकारी ओहदों से नवाजा। मुशर्रफ दौर में इज्जत नफ्स का फार्मूला कैसे कायम रखा गया और सबसे बढ़कर इमरान खान की सियासी तरबियत में अशफाक अहमद का क्या किरदार था। मर्द को खुदा से विसाल का शौक रोज़े अज़ल से रहा है सर, लेकिन हम औरतें क्या करें। इम्पोस्टर्स जो जाली किस्म के पीर होते हैं वो इसी तरह बनते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तो बेचारे शुरू करते हैं अल्लाह की तलाश में, कि उनको जाकर मजबूर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो डब्बा पीर बने। कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, हरगिज़ ऐसी खुदा न खास्ता कोई बात नहीं, मैं तो लिखने वाला आदमी। बाबा जी ने पूछा पुत पैसे दे दिए, कहने लगे तुसी भी ते दिते विचों ही देने सी, तुसी केड़े पल्लेओं देने सी। इस तरह क्यों आती जाती है हमारे घर? किस तरह जी? जैसे छुपकली शतीरों के अंदर अंदर चलती है। जब तक तुमको कम से कम बुनियादी तबला बजाना नहीं आएगा, आपको डायलॉग डिलीवरी नहीं आएगी। मैंने कहा अगर कोई है बाबा तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा, इसलिए कि आप उसे जिज करने के लिए और ज़लील व खार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं। कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, कि खुदा न खास्ता मैं खुद सूफी नहीं हूँ, खुद सूफी नहीं हूँ। बाबों की दुनिया एक अजीब दुनिया थी और कुदरतुल्लाह शहाब की वजह से अशफाक अहमद और बानो कुदसिया इस लाइफ में रच बस गए थे। बानो कुदसिया एक बहुत शानदार बेगम थी और वो वही करती थी जो उनके शौहर अशफाक अहमद उन्हें कहा करते थे, और अहमद बशीर तो अशफाक अहमद को एक जागीरदार से तशबीह दिया करते थे और बानो कुदसिया को उनका मज़ारा कहा करते थे। ये ऐसी दुनिया थी जहाँ पर लाहौर के एक मज़ार में बानो कुदसिया घर से सामान लेकर जाती और मज़ार पर ही चिकन कढ़ाई बनाती, तो बाबा जी इस कढ़ाई को चख कर अशफाक अहमद को दुआ देते कि तुम्हारा बयान और ज़्यादा हो जाएगा, और फिर अशफाक अहमद और बानो कुदसिया इसका सारा क्रेडिट बाबू को ही देते कि PTV पर उनका जाविया प्रोग्राम शुरू होता है और बहुत पसंद किया जाता है। मगर इन्हीं बाबा जी नूर वाली सरकार ने अशफाक अहमद के बेटे अनीक के दरबार जाने पर पेशगोई की थी कि तुम्हारा ये बेटा मगरिब जाएगा और बहुत सरफराज होगा। अफसोस कि उनकी ये पेशगोई गलत साबित हुई। अशफाक अहमद क्योंकि बासर इंसान थे तो वो उनकी बेगम और उनके बच्चों के लिए मगरिब जाना कोई कारनामा नहीं था, मगर अनीक मगरिब में गए, वहाँ पर रहे, मगर उन्होंने कोई ऐसा कारनामा सरंजाम नहीं दिया कि ये कहा जा सके कि वो बहुत सरफराज हुए हैं, बल्कि वो दीगर पाकिस्तानियों जैसी ही ज़िंदगी बसर करते रहे। हाँ, उन्हें कोई रूहानी मर्तबा हासिल हो गया हो तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस नए रास्ते पर वो अशफाक अहमद जो 1958 में अपने कमसिन बेटे की दवाई लेने की पोजीशन में नहीं थे, सिर्फ चंद साल में जनरल यूथ की बरकत से 1965 में अब मॉडल टाउन में शिफ्ट हो चुके थे। अब उनके पास एक शानदार फॉक्सी कार भी थी। वो मॉडल टाउन में अपने घर के लिए एक प्लॉट खरीद कर उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा चुके थे, और पैसों की रेल पेल का ये आलम था कि उन्होंने अपना देरीना ख्वाब यानी फिल्म डायरेक्शन भी पूरा कर लिया। अशफाक अहमद के ख्याल में जो फिल्में बनती हैं वो फिल्म कहलाने के लायक नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद एक फिल्म बनाकर दुनिया के लिए मिसाल कायम की जाए। उस ज़माने में उन्होंने 80,000 की लागत से ये फिल्म बनाई जिसका नाम धूप साए रखा गया। ये भी आमरीत के दौर में एक प्रोपेगेंडा फिल्म ही थी जिसमें नेकी और बदी की जंग दिखाने की कोशिश की गई, और जाहिर सी बात है बैनुस्सतूर में बाबू के ग्रैंड प्लान यानी जर्नल यूथ को ही पजीराई देने की कोशिश की गई थी, मगर खुशाइन तौर पर यह फिल्म बुरी तरह पिट गई और आमरीत फिल्म इंडस्ट्री के प्रोपेगेंडे में घुसने में कामयाब ना हो सकी, और ये प्रोपेगेंडा किताबों और रेडियो टीवी तक महदूद रहा।
1970 में अशफाक अहमद का मॉडल टाउन वाला घर मुकम्मल हो चुका था और ये ख़ानदान अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था। कहने वाले तो ये भी दलील देते हैं कि अशफाक अहमद बहुत कुछ बना सकते थे, मगर उन्होंने क्या बना लिया, कितना माल कमा लिया। मगर आप एक ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जिसके पास बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के पैसे ना हो, वो लाहौर के पोश इलाके में घर बना लेता है, एक सरकारी इदारे पर दहाइयों तक 20वें ग्रेड पर राज करता है, तो इसके अलावा उसने और क्या कमाना था और उसे और क्या कमाने की ज़रूरत थी। 1971 में एक तरफ पाकिस्तान दो लफ्त हो रहा था तो अशफाक अहमद ठीक उसी वक्त रेडियो पाकिस्तान पर दादू लोहार के किरदार के तहत अवाम को झूठी तसल्लियाँ देने और मार्शल्लाह की खिदमत करने में मसरूफ़ थे। भुट्टो का दौर आया तो कुदरतुल्लाह शहाब से दोस्ती की वजह से उन्होंने उनके दोस्तों को ना छेड़ा, क्योंकि कुदरतुल्लाह शहाब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक ख़ास पीने पिलाने का ताल्लुक भी बताया जाता है। मगर ये जनरल ज़ियाउल हक का दौर था जब अशफाक अहमद ने रूहानियत का जिन अपनी पूरी ताकत से बाहर निकाला। एक अदीब के तौर पर अशफाक अहमद को जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह की मुखालफत करनी चाहिए थी, मगर वो अवाम को ये बताने में मसरूफ़ रहे कि भुट्टो बकवास करता है, अवाम की ज़रूरत रोटी कपड़ा और मकान नहीं बल्कि इज़्ज़त नफ्स है, वो इज़्ज़त नफ्स जो अक़वाम आलम में जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान को दिलवा रहा है। किताब राह रवां में बानो कुदसिया लिखती हैं, ज़ियाउल हक का ज़माना था, उन्हें यानी अशफाक अहमद को किसी तकरीब के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना हुआ। वहाँ बाअसर लोगों की मौजूदगी में पहली बार खान साहब ने इज़्ज़त नफ्स का झंडा बुलंद किया। उन्होंने वसूख से कहा, हमारी ज़रूरत हरगिज़ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये चीज़ें हमें हिंदुस्तान में भी जैसी कैसी मुयस्सर थी, लेकिन अक़लियत होने के नाते हमारी इज़्ज़त नफ्स हर लहजा मजरूह होती थी। इसीलिए नारा बुलंद किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जनरल ज़ियाउल हक दौर में अशफाक अहमद का पीटीवी का दौर अरूज और उनकी लाफानी शोहरत के आगाज़ का दौर था। उनके लिखे ड्रामे पीटीवी पर बहुत मशहूर हुए। बानो कुदसिया और अशफाक अहमद पीटीवी के गोल्डन कपल थे। हर तकरीब में उन्हें मदऊ किया जाता, उनके किस्से सुने जाते। मगर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अशफाक अहमद के नाजुक कंधों पर एक और बोझ भी पड़ गया, और वो था एजेंसियों के साथ मिलकर चलने का टास्क। हुआ कुछ यूँ कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान थे जो डीजी बने, तो उन्होंने आईएसआई को एक अलग मकाम पर पहुंचा दिया। मगर इसके साथ साथ एजेंसी का सियासी सेल जनरल ज़ियाउल हक की मदद के लिए एक्टिव कर दिया गया, और अशफाक अहमद को अदब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा खिदमात भी सरअंजाम देनी पड़ी। यह वही वक्त था जिसका खमियाजा आज तक पाकिस्तानी अवाम भुगत रही है, और अशफाक अहमद को हमेशा से आमरीत के मंजूर नज़र लिखारी होने की वजह से अब एजेंसी के साथ मिलकर भी काम करना था, और अशफाक अहमद ने अफसोस के साथ दिलो जान से इस जिम्मेदारी को पूरा किया। अभी 2023 में एक भारतीय सिख परमजीत सिंह पनवाड़ लाहौर के इलाके नवाब टाउन में नामालूम गोली का शिकार होकर जान की बाजी हार गया था। ये दरअसल 80 और 90 की दहाई में अशफाक अहमद के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा शो करता रहा। ये सिख भारत को मतलूब था, वहाँ से भाग कर आया था। इसके ज़रिए बहुत से मंसूबे चल रहे थे। ये अलग कहानी है जो बताने की मुझ में वाकई हिम्मत नहीं। मगर अशफाक अहमद जैसे लिखारी का किरदार मुलाहिज़ा फरमाएं कि रेडियो पाकिस्तान पर यही परमजीत सिंह पनवाड़ पंजाबी दरबार के नाम से एक शो किया करता था, जिसका स्क्रिप्ट राइटर एजेंसियों के ईमा पर अशफाक अहमद हुआ करते थे। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान पर एक और प्रोग्राम चढ़दा पंजाब भी हुआ करता था, जिसे लिखने की सादत भी एजेंसियों के हुक्म पर अशफाक अहमद को मिली। अशफाक अहमद का एक ख़ास ताल्लुक कर्नल इम्तियाज़ घुम्मद से था, जो बाद में ब्रिगेडियर इम्तियाज़ घुम्मद बने। इसके अलावा जमात इस्लामी के अमीरुल नज़ीम भी इसी ग्रुप में अहम खिदमात सरअंजाम दिया करते थे, और उस दौर के पाकिस्तान के तमाम बाअसर सहाफ़ियों को ये बात मालूम है कि अमीरुल नज़ीम क्या खिदमात सरअंजाम दिया करते थे और उनकी आज बेतहाशा इमारत और आसूदा ज़िंदगी की क्या वजह है। अशफाक अहमद और बानो कुदसिया अक्सर ऐसी मुलाकातों में शरीक रहा करते थे जिनमें कर्नल इम्तियाज़ घुम्मद, अमीरुल नज़ीम, परमजीत सिंह पनवाड़ भी हुआ करते थे। अशफाक अहमद को आप इस दौर में आईएसआई के सलाहकार भी कह सकते थे। आमरीत के पुराने दिलदादा, एक बड़े लिखारी और बाबे होने की वजह से उनका एक ख़ास मकाम था।
अहम तरीन इवेंट्स में उनके मशवरों पर अमल किया जाता था। ये कहानी बहुत तवील है, मगर एक मिसाल से मैं अपना नुक्ता वाज़े करने की कोशिश करता हूँ कि 1990 में ननकाना साहब में सिखों का मजहबी त्यौहार हो रहा था और कर्नल इम्तियाज़ घुम्मन ने एक मीटिंग कॉल की जिसमें परमजीत सिंह पनवाड़, अमीरुल अजीम व दीगर वगैरह ने लाहौर के विलेज रेस्टोरेंट में शिरकत की। तो अशफाक अहमद ने इस मौके पर वो गाइडलाइन वाज़े की कि किस तरह से इस इवेंट से फ़ायदा उठाना है। अशफाक अहमद की ये खिदमात यकीनन मुफ्त नहीं हुआ करती थी, उन्हें नवाजा जाता था और वो मुसलसल सारी ज़िंदगी नवाजे गए। 90 की दहाई में शहबाज शरीफ ने उन्हें अपना एडवाइज़र बनाया। सुर्ख रंग सब्ज़ नंबर प्लेट वाली करोला गाड़ी भी दी गई। ये वो दौर था जब नवाज शरीफ सियासी जर्नैलों के लाडले हुआ करते थे। तो बेनज़ीर भुट्टो पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने अशफाक अहमद को सिर्फ इसलिए उर्दू साइंस बोर्ड और रेडियो पाकिस्तान पर एजेंसियों के लिए प्रोपेगेंडा प्रोग्राम्स करने की वजह से निकाला और उनकी रेडियो पाकिस्तान में एंट्री बैन की। तो अशफाक अहमद पर ये अताब का दौर सिर्फ 2 साल तक रहा और फिर आमरीत के दिलदादा नवाज शरीफ जैसे ही वज़ीर आज़म बने तो ना सिर्फ उन्हें उर्दू साइंस बोर्ड में वापस लिया गया, बल्कि इस बार उनका ग्रेड 20 से बढ़ाकर 22 कर दिया गया। उन्हें 20 या 22 ग्रेड की ये सरकारी नौकरी कैसे मिली, किस मेरिट पर मिली, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता कि वो कैसे कई दहाइयों तक सरकारी मुलाजिम रहे और उसका मेरिट क्या था। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ ने उनसे माजरत की, उनकी तारीफ़ें की और उनका रेडियो का प्रोग्राम भी बहाल कर दिया। मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने आमरीत की मुखालिफत करने की बजाय इज़्ज़त नफ्स की बहाली पर जोर दिया। किताब राह रवां में लिखा है, एक दिन बताने लगे परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे ऐवान सदर में बुलवाया। जब गुफ्तगू शुरू हुई तो मुशर्रफ ने कहा, अशफाक साहब मुल्की हालात की बेहतरी के लिए कोई मशवरा दो। अशफाक साहब कहने लगे, खल्के खुदा दुखी है लेकिन कोई इसका दुख सुनने वाला नहीं। लोग ना रोटी मांगते हैं, कपड़ा ना मकान, वो सिर्फ एक कंधा चाहते हैं जिस पर सर रख कर वो 2 आंसू बहा सकें। ये जाहिर सी बात है कि अशफाक अहमद उस ग्रुप का भी हमेशा हिस्सा रहे जो इमरान खान की सियासी तरबियत में मसरूफ़ रहा। ये सियासी तरबियत जनरल ज़ियाउल हक के दौर से शुरू हुई थी और वक्तन फ़वक्तन जारी रही। ये इमरान खान की बदकिस्मती रही और पाकिस्तानी अवाम की खुशकिस्मती कि 2011 से पहले अशफाक अहमद इस दुनिया से कूच कर गए, वरना वो इमरान खान की फ़िक्री तरबियत में बड़ा अहम किरदार अदा करते और एक अहम प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इमरान खान को बहुत फ़ायदा पहुँचाते। और क्या मालूम, इमरान खान पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते। बानो कुदसिया की किताब राह रवां में इस हवाले से लिखा है, ये जद्दोजहद शुरू से आखिर तक खान साहब का बुनियादी मसलक रही और बिल आखिर इज़्ज़त नफ्स के मुतालबे में बदल गई। यही झंडा उन्होंने अपने बेटों जैसे इमरान खान को दे दिया। इसी झंडे की सरबुलंदी के लिए आज भी इमरान खान सर तोड़ कोशिश कर रहा है। और आज 2007 में जब तमाम जमातें अपने मफाद के लिए लड़ रही हैं और बज़ाहिर इसे मुल्क की खिदमत का नारा अता कर रही हैं, इमरान खान अपनी नामजदगी के कागजात फाड़ कर दावे कर रहे हैं। अशफाक अहमद कैंसर जैसे मौजी मर्ज का शिकार हुए और इंतहाई तकलीफ़ के आलम में 60 सितंबर 2004 को इस दारे फ़ानी से कूच करके उनकी नमाज जनाजा में उनके हज़ारों चाहने वालों ने शिरकत की। उन्हें मॉडल टाउन जी ब्लॉक के कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनका घर दास्तान सराय अब उनकी किसी बेटे की मलकियत नहीं, बल्कि उसको उनकी बहू ने ख़रीद लिया है। अगर आपको जस्तजू की वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।